कैलकुलेट में हम आपको टास्क देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1, 2, 3। बिल्कुल सही जवाब, डब्ल्यू सी बनर्जी। वाटरलू के युद्ध उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन में भेजा गया था? पेज नंबर दूसरे से आपका बता रहे हैं, 107 पेजों का जो मैंने दिया है उसी से है। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन के लिए भेजा गया था? तो सेंट हेलेना में भेजा गया है। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? ऑप्शन नहीं है, वन अकबर। बिल्कुल। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। लाल किला का शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल शाहजहां। महारानी विक्टोरिया के किस समय ब्रिटेन की शासक है? महारानी विक्टोरिया जो किस समय की ब्रिटेन शासक रही है, जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी कि राजा रानी के शासक के अधीन लाया गया था? नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। नेक्स्ट है, हाँ, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? 1910, 1911, 1912, 1911 में। बिल्कुल 11 सही जवाब है। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? उषा जी, तीसरा युद्ध हुआ था 1556। मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि इस पीडीएफ में तो गलती है, 1761 इसमें डाला हुआ है। सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ओके कोई दिक्कत नहीं। आपको याद नहीं करना, जो आपको दिए हैं वो पढ़ के आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बोरोबुदूर का मंदिर सुप्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? जावा में है। भारत भारती की रचना किसने की थी? भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? एस राधाकृष्णन। किस अफ्रीका देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की है? अफ्रीका के कौन सा देश है जो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया है? घाना। ठीक है, घाना। हाँ, अफ्रीका का घाना सबसे पहले। सेंटर्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ सर सैयद अहमद खान। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन यूपीएससी आईएएस तक ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो ये आपका अजमेर में सूफी किस सूफी संत का दरगाह है? तो मुहिउद्दीन चिश्ती का है, मुहिउद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव ने करवाया था। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया तो तुरंत परिणाम मिला उनको गिफ्ट में द्वितीय विश्व युद्ध। बोला द्वितीय विश्व युद्ध आप कीजिए। कब से स्टार्ट हुआ? तो 1939 से 45 तक चला है। और 6 अगस्त और को हिरोशिमा नागासाकी पर आपका 9 अगस्त को बम डालने के बाद वो कंप्लीट हुआ। औद्योगिक क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ? मैं वन लाइनेड फॉर्मेट आपको बताते चला जाता हूँ ताकि ज़्यादा कंटेंट कवर, हाँ ब्रिटेन इंग्लैंड से, तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं एग्री कीजिएगा, यस नो। ये बताते चले जाए या फिर आपको वेट करें हम आंसर के लिए? जो इजी रहेगा मैं आपको वेट कर लूँगा 2-4 क्वेश्चन के बाद। बताइएगा, सुनिएगा, सॉरी। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चलाए गए थे? तो तुर्की के विरुद्ध। तंजौर के प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो राजराज चोल ने। फिर से बताते हैं, तंजौर के प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने चलाया था उसके? तो राजा राज चोल ने। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश का पराजित किया था? तो रूस को। जापान ने किसको किया था? रूस। जापान हालांकि खुद जो है सबसे पहले इसके सूर्य की भूमि यानी कि सूर्य यहाँ पर आता है, इसीलिए इसको उगते सूर्य का देश भी कहते हैं। और यहीं पर इसने जापान ने
और सबसे ज़्यादा अर्थ और कोई झेलता है अर्थक्वेक तो यही है, जिस पर उसके बाद भी ये रूस को उसने 1905 में पराजित किया था, सबसे शक्तिशाली देश को। और अभी सब देख सकते हैं रूस जो है तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, यूएसए रूस दूसरी सबसे बड़ी, यूएसए रूस, उसका चाइना, उसका चौथे नंबर पर हम लोग आते हैं मेरा भारत महान। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सूरत कूट के नाम से जानते हैं, सूरत फूट के नाम से जानते हैं, सॉरी सूरत फूट, यानी कि ये सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था सूरत में। वहीं पर वो दोनों नरम दल और गरम दल दोनों भाई बंधु अलग अलग हो गए। चलो नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्साय की संधि का पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। क्यों किया गया था वर्साय की संधि? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट सुनिएगा, शीत युद्ध मूल रूप से किसके लिए संघर्ष कर, किसके बीच का संघर्ष था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, आपका भूतपूर्व सोवियत संघ। पहले इसका शीत युद्ध जो होगा मूल रूप से किसके बीच में संघर्ष था, मतलब दो किसके बीच में लड़ाई हो रहा था? तो आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। नाउ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा, किस गुरु तेग बहादुर को, गुरु सिख जो सिख आपका गुरु हैं तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? औरंगजेब ने, बिल्कुल सही जवाब, औरंगजेब। नेक्स्ट है, बताइएगा, प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश का संसार का केंद्रीय राज कहते थे? वो आपका कौन कहते थे? यूनानी। कवि होरेस किस प्राचीन देश की निवासी था? रोम का। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर्व इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन ने। मैग्ना कार्टा किंग जॉन। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास एवं प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन। अब स्पीड से चलेगा। 1899 से 1902 में लड़े बोहर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड था। 1917 के क्रांति के रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। 1917 के क्रांति के रूस का अंतिम सम्राट जॉर्ज निकोलस द्वितीय है। मैन कैफ का लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर। मैन कैफ का लेखक, मैन कैफ इसका लेखक है एडोल्फ हिटलर। म्यूट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम, टीवी नहीं देखना है, म्यूट कर लीजिए, आप डांट लीजिए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सॉरी ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों को गाली, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए बच्चे को टीवी देखने में। चलिए, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? द जनरल डायर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है, भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन योजना पर। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी। वो अलग है, लोधी जो सिकंदर आक्रमण किया था 322 के आसपास में बीसी में, वो अलग है, और ये सिकंदर लोधी अलग है। ठीक है। नेक्स्ट है, 500 के अधिक रजवाड़े देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार पटेल। इन्हीं के 31 दिसंबर में एकीकरण या कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा दिवस? बाद में बताइएगा। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव ने बनवाया था। मगध साम्राज्य को प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? राजगीर, बिहार के राजगीर। अभी इसको राजगृह या राजगीर के नाम से जानते हैं। कल्लन की पुस्तक राजत रंगनी का विषय क्या था? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास था। कल्लन का जो आपको मिलता है, और लास्ट बुद्ध भगवान का चौथा जो संदेश हुआ था वहीं पर कल मिला था कश्मीर में। और ये कलंत राजरंगनी अगर पूछेगा, राजत रंगनी, तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास उसमें मिलता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? तो सबसे पहले सारनाथ में दिया। ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, यानी बिहार गया, बिहार में। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? जय हिंद जो है शब्द
सबसे पहले किसने अपनाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरठ से। नेक्स्ट है, हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? वाणिभट्ट उनके जो हर्षचरित लिखा था वाणिभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिन था, लॉर्ड कैनिन। खुद को लॉर्ड कहता है लेकिन लॉर्ड है नहीं। नेक्स्ट, नटराज की प्रसिद्ध कांस मूर्ति किसका उदाहरण है? तो चोल कला का है। नटराज जो है सबसे कांस की मूर्ति यानी कॉपर कांस का है, तो वो चोल कला का मिलता है। बिहार अलग प्रांत हुआ कब हुआ? अलग प्रांत कब हुआ था? तो आपका 1936 में हुआ है। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर आपका है? कहाँ पर है? तो सांची में मिलता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो माउंट आबू में मिलता है और राजस्थान में है। एलोरा में कंधारपुर में मंदिर की कुल संख्या कितनी है? टोटल 34 है, 34। कुतुब मीनार का निर्माण किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका फिर से विनिर्माण यानी कि जो टूटे फूटे पहाड़ को फिर से बनाया था वो इल्तुतमिश ने बनाया था। और इल्तुतमिश का ही बेटी है रजिया सुल्तान, जो कि एकमात्र महिला शासिका रही है। नेक्स्ट है, कबीरदास के उपदेशों का सबसे पहले महत्वपूर्ण संकलन किसने किया था? बीजक ने। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था, हिंदू मुस्लिम दोनों को আহিत कर रहा था धर्म को। और नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। 1885 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रतिरूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। अध्यक्ष पूछेगा तो बी आर अम्बेडकर। और नेक्स्ट है, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लेमेंट एंटनी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। और जैसे ये वहाँ से आए गोखले जी चले गए, मतलब वो साउथ अफ्रीका से आए तो गोखले जी चले गए, मतलब कि शरीर को त्याग दिए। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो अशोक घोष है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। और मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ है? तो 1542 ईस्वी में। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बकलोल लोदी था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बीसी चट्टोपाध्याय के नाम से जानते हैं, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक। नेक्स्ट है, आलमगीरपुर के लेखक कौन है? तो आपका मोहम्मद काजिम। फिर से बताते हैं, आलमगीरनामा के लेखक कौन है? तो मोहम्मद काजिम। किसे भारत का महान वयोवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1986 में बने थे पहली बार। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर। ठीक है, शक संवत पर आधारित थे हमारे पंचांग। नेक्स्ट है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट, मैंने बताया, दोबारा रिपीट हो रहा है। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। चीन यात्री ने भारत पर भ्रमण कब किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी लोग सो ना जाए इसलिए। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन है? बताइएगा सभी लोग, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी का संस्थापक कब हुआ था? स्वराज पार्टी के 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के ने बनाया था। और ये इनसे महात्मा गांधी जी ने, और सहयोग आंदोलन 1922 में था। चौरी चौरी कांड के बाद जो आपका गोरखपुर में हुआ था, उसके बाद उन्होंने वापस लेने के बाद उनसे विरोध में इन्होंने एक नया पार्टी बनाया था जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा था। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कौन है बताने की जरूरत नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के फादर जी। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय महान्यायवादी के नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अगर उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। पहला भारत। नेक्स्ट, करेंट का बहुत क्वेश्चन आएगा, करेंट इसलिए मैं आपको डेली से 15 मिनट से आपको बताता हूँ, 10 से 15 मिनट। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में रिपीटेड क्वेश्चन है। 1885। व्युत्पत्ति का सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी के संबंधित है। इसे
व्यक्तिगत, हिंदी थोड़ा दिक्कत है, व्यक्तिगत या डॉक्टर ऑफ लेस जो इसको लॉर्ड डलहौजी करता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो कैनिन है, लॉर्ड कैनिन। ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया रहा था? कुमारगुप्त ने करवाया था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी रही? तो मीर कासिम ने बनवाया था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है? तो बीबी जयला है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो पूर्णिया में, बिहार में। नेक्स्ट है क्या में पूर्णिया भी कई लोग का जो इन लोग को नियोजित शिक्षक और इस बार जो ज्वाइनिंग ली है खासकर मेरे ग्रुप से, तो वो वहाँ जाना नहीं चाहते। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत ज़्यादा वहाँ रेलवे का लाइन ही नहीं है। अगर आप लोग की भी ज्वाइनिंग वहाँ होती है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कहाँ पर आपको कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने करवाया? तो कौटिल्य है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। मीर कासिम। नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने अभिप्रमंडल, करंट में बाद में शुरू कर लेंगे, बिहार करंट अफेयर्स आज करेंगे उसमें। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? पश्चिम चंपारण, बिहार। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर होगा संसद। नेक्स्ट, चलिए अब दूसरे कैंडिडेट को मौका देते हो। उषा जी, आप रेडी हैं? आर यू रेडी? आप लीजिए माइक, माइक अब आपके पास है, अब आपको सुनेंगे करंट अफेयर बिहार जी के। आप बिहार करंट अफेयर्स आप कवर कीजिए आज 5 से 10 मिनट। चलिए पहले तो स्वागत कर लीजिए सभी, बिहार जी के जो भी है बता दीजिए। उसके बाद इनके बाद हम साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, देंगे हम आज फिजिक्स केमिस्ट्री करेंगे, 6 क्लास और 7th 8th क्लास जितना हो सकता है। चलिए स्टार्ट कीजिए। एमपी के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज? 17वें। नासा द्वारा किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? एसी चार्निया को। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा ब्लास द्वारा वाराणसी में से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? 3200 किलोमीटर। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 आर्बोनी गैब्रियल यूएसए के हैं ये। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में फोर्थ औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता हुआ है? हैदराबाद में। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष भारत है, और इसमें एक नया देश भी जुड़ा है जिसका नाम ईरान है। ईरान ये 9th कंट्री है, पहले इसमें 8 देश थे। भारतीय सेना द्वारा साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किसके साथ किया गया है? मिस्र के साथ हुआ है, जिसका आयोजन राजस्थान में हुआ है, और ये वहाँ पहली बार हुआ है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 4th है, और इसमें क्रमशः अमेरिका, रूस, चीन ये शीर्ष स्थान पर हैं तीनों। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सिसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस पर 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला, जिनमें जाकिर हुसैन है, ये तबला वादक थे। श्रीनिवास वर्धन यूएसए से है। एमएस कृष्णा ये राजनेता हैं, कर्नाटक के पूर्व सीएम। बालकृष्ण दोषी ये वास्तुकार हैं। दिलीप महानलोविस ये ओआरएस गोल के होस्ट करता है। मुलायम सिंह यादव ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। और आगे है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष विजेता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। महिला में आर्यन सबलेंका है, जो बेलारूस की हैं।
अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में विजेता भारत रहा है और उप विजेता यूके है और इसका होस्ट था साउथ अफ्रीका। 15वें हॉकी विश्व कप 2030 की उप विजेता टीम बेल्जियम थी और विजेता जर्मनी थी। फीफा वर्ल्ड कप में विजेता टीम अर्जेंटीना थी और उप विजेता फ्रांस थी। गोल्डन बॉल मिली है लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं और गोल्डन बूट क्लियन एम्बाप्पे जो फ्रांस के हैं। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई थी? 3 लाख। मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा हुई? हैदराबाद में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर एमपी में है। एससी के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि थे सुदेश मेनन और ये सुदेश मेनन सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं। और भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं और 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार रिकी केज हैं। यूनेस्को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा यूनेस्को ने दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया है और जिसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला तुमकुरू कर्नाटक में रखी है। समझ पा रहे हैं क्या सभी? मैं बोलती जा रही हूँ। यस मैडम। पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला तुमकुरू कर्नाटक में रखी है जिसका निर्माण HAL एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है उसके द्वारा किया गया है। बार्ड चैटबॉट ये रिलेटेड गूगल चैट GPT OpenAI से। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास नासा और इसरो ने मिलकर किया है। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में जो भारत की तरफ से ऑपरेशन चला उसका नाम ऑपरेशन दोस्त है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को देश में पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये 5वें नंबर का था, MP में हुआ है। इसका शुभारंभ आता था और पहला महाराष्ट्र में हुआ, दूसरा हरियाणा में, तीसरा मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान शुभारंभ राजस्थान के सिरोही से हुआ। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की 62वें सत्र का अध्यक्ष रुचिरा कंबोज थी। यूट्यूब का नया CEO नील मोहन। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता है सौराष्ट्र टीम, उप विजेता है बंगाल। नीति आयोग के CEO नीति आयोग के CEO बने हैं BVR सुब्रमण्यम और इसके अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। गेहूं की नई जलवायु स्मार्ट किस्म है HD 3385। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता है ऑस्ट्रेलिया और विजेता है साउथ अफ्रीका। मार्कोनी पुरस्कार 2023 मिला है हरि बालकृष्ण को। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला जी ने किया है। SC ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? इस समिति में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश। पारंपरिक चिकित्सा पर SU के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ है। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन INS इसमें जो शामिल हमारे इंडिया की तरफ से जो जहाज थे वो थे INS विक्रांत और कोच्चि। और 28वें लेखा महानियंत्रक जो CG है वो SSC दुबे है और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। डॉक्टर मानिक सिंह त्रिपुरा के CM बने हैं। तो इस बार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड को मिला है। देश का पहला इलेक्ट्रिक कॉरिडोर उत्तराखंड में
गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तीनों को जोड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को, और जिसमें संगीतकार हैं MM कीरवानी। फिल्म है RR फिल्म। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूढ़ स्वामी कर्नाटक में है, जो 1.5 किलोमीटर का है। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए मिला है। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए मिला है। मैत्री पाइपलाइन डीजल सप्लाई भारत और बांग्लादेश के बीच है। इसकी लंबाई है 131.5 किलोमीटर। सॉरी, आधी हिंदी बोल दी, आधी इंग्लिश। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो 126 है और शांति में भी 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है। एशिया का सबसे बड़ा यानी कि 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड देवस्थल में हुआ है। NDV का नया सदस्य मिस्र बना है। गणित का नोबेल एविल पुरस्कार ये लुईस कैप्रेली को मिला है। ये गणित का पुरस्कार है, तो गणित का नोबेल बोलते हैं एविल पुरस्कार को। NDV का नया हेड दिल्मा रोसेफ, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। स्विस ओपन प्लस कोरिया ओपन प्लस इंडोनेशिया, इन तीनों को सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग 2023 विजेता मुंबई इंडियंस है, जो पहली बार जीती है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क USA में। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीता है निका जरीन, लवलीना बोरगोहन और नीतू पंघास ने। वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी में हुई है। विश्व बैंक का अध्यक्ष है अजय बंगा। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला प्रांत जॉर्जिया है। भारत की पहली गिर नस्ल की मादा क्लोन गंगा है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में मुंबई को वर्ल्ड ट्री लिस्ट 2022 में मुंबई को रखा गया है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच हैं, जो USA से हैं। वसोली पेंटिंग के लिए GI टैग जम्मू कश्मीर की है। ये वसोली पेंटिंग, इसके लिए GI टैग मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान कर्नाटक को मिला है और अंतिम स्थान UP को मिला है। और बताएंगे? नहीं, बहुत बता दिए। सुन तो नहीं रहा कोई? नहीं, सभी लोग सुन रहे। बाकी लोग रेस्पॉन्स कर दीजिए। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। रूपम, आप सोच गए? हाँ सर, सुन रहे हैं मैडम, सुन रहे हैं। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब होगा, इसलिए सुन रहे हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा कि आप बाकी अभी नहीं, आप कंटिन्यू मत कीजिए। बाकी करंट अफेयर कल कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर 10 से 15 डिस्टर्बेंस होती है ना सबको, तो सोच रहे थे क्या बोलो, सुन रहे हैं। आप बोल रही थी क्वेश्चन, मैं सुन रही थी। नहीं, अच्छा लगा कि नहीं? सर आप भी कुछ आप बोल दीजिए। ठीक है, आप कंटिन्यू करते हैं। बिहार जीके, इसमें पूरा जीके मैंने दिया था, सॉरी करंट अफेयर दिया था, वो सभी के लिए था। पूरा इंडिया और इंटरनेशनल कवर कर दिया इन्होंने। अब थोड़ा बिहार जीके 10 से 20 क्वेश्चन हम तेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद साइंस का मैंने जैसे बताया था, NCERT से 6 क्लास और 7 क्लास कम करेंगे। आगे कंटिन्यू करें। इस तरह से अगर आप लोग को थोड़ा थोड़ा ऊपर देंगे, काम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको खैर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है SST, जैसे जिसका है साइंस है, वही आपको देंगे।
ठीक है, ताकि आपका 80 नंबर का मेन कवर हो सके, बाकी 40 नंबर तो हम करा ही रहे हैं। मैथ रीजनिंग का भी हम प्लान कर रहे हैं, आप लोग को प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर साथ देंगे, सिर्फ उसको आप देख के चल जाइएगा, एक बार लिख करके भी चल जाएगा तो नंबर आएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए चलते हैं। ओके सर। बिहार जीके है आपका दिसंबर 2022 में, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 से 10 महीने का पूछ सकता है। यह भी दिसंबर 2022 में जीएसटी प्रतिशत राजस्व के मामले में भारत में बिहार की रैंक कितनी है? फिर से बता रहे हैं, इसमें आवाज़ तो गूंज नहीं रहा है ना किसी को? क्लियर आ रहा है? नहीं सर, आवाज तो नहीं गूंज रहा है, लेकिन आवाज बहुत मतलब कम आ रही है। अच्छा, इसमें कम आ रहा है, ठीक है, दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। जी। चलिए, इसमें ठीक है। आई होप कि इसमें ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में जीएसटी प्रतिशत वृद्धि राजस्व, यानी कि एग्रीकल्चर राजस्व, जो आप लोग खेत खरीदते हैं और बेचते हैं, इसमें राजस्व कर जो दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा है बिहार में, 36% के आसपास राजस्व में वृद्धि में। कई लोग इस बार भी, पिछले बार भी अदर स्टेट वाले सासाराम खेमूर में मुझसे कांटेक्ट भी किए थे, क्योंकि 4-5 महीने से हम कंटिन्यू इस पर वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने जाकर के 1 कट्ठा 2 कट्ठा छोटा मोटा ज़मीन लेकर के उसी की बेसिस पर डोमिसाइल और जात बना करके यूज करने की कोशिश की है। अब कहाँ तक वो सफल हुए हैं क्या पता, लेकिन वो गलत चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में जीएसटी प्रतिशत वृद्धि राजस्व के मामले में भारत में बिहार के रैंक कितना है? तो पहला रैंक है, और राजस्व तहसील में सबसे टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर नागालैंड है, इसमें 30% है। ये उसके बाद आता है उत्तराखंड, यूके यानी कि 28%। सबसे बिहार टॉप पर है। खुशखबरी है आप लोग के लिए, पहला न्यूज गुड न्यूज के साथ स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 का पहला चरण कब से कब तक चला था? ये क्वेश्चन आया भी था TRE 1 में। तो आपको चला है, आपका 7 जनवरी से चलना शुरू हुआ, 21 जनवरी तक आपका चला 2023 में जाति आधारित जनगणना, और इसका आपकी परिणाम दिखने को मिल गया। इसी के बेसिस पर इन्होंने रिजर्वेशन क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है, 75% रिजर्वेशन दे दिया है सभी लोग को। चलिए नेक्स्ट है, 2 चरणों में ये संपन्न हुआ था। पहला आपका 7 से 21 जनवरी तक चला, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी से 7 फरवरी तक का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस यात्रा पर निकले थे? ये निकले थे समाधान यात्रा पर। सिर्फ 1 लाइनर फॉर्मेट है, आपको आंसर बताते जा रहे हैं, जो रिपीटेड रहेगा मैं आपको 2 से 3 बार बता दूंगा। 7 जनवरी को यात्रा की शुरुआत किए थे इन्होंने, और उसी समय से इन्हें जाति गणना का स्टार्ट भी कर दिया था, और इनका नाम दिया गया था समाधान यात्रा, और ये स्टार्ट हुआ था पश्चिम चंपारण, CM नीतीश कुमार और गांधी जी की भूमि की, वहाँ से स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार जीके से, धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत विचार के अध्ययन केंद्र के आधारशिला रखी है? यानी कि इसको कहेंगे इंग्लिश में, सेंटर फॉर द टिबेटन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम हैज़ बीन लेड बाय द रिलीजन ऑफ द लीडर दलाई लामा। कहाँ पर किया गया था? इसका गया में, बोध, यहाँ गया में किया था। बिहार के सबसे धर्म एवं ठंडा स्थल यही है, गर्म और ठंडा यहीं पर मिलता है बिहार का, गया में। और श्यान मुद्रा आपका बिहार बुद्ध की प्रतिमा के लिए बनाई जाती है। शहर स्थापना इसका किया गया था पटना का शहर की स्थापना स्टैटिक में थोड़ा बता देता हूँ। और स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। मकबरा सासाराम में शेरशाह का बना हुआ है, और GT रोग का प्रतिपादन इन्होंने किया था। नालंदा को बनाने वाला कुमारगुप्त, अभी मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर BPSC का। और पाटलिपुत्रा नाम दिया गया था अगर पहले, तो उज्जैन ने दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में किस जिले से शुरू की गई थी? भारत में अगर पूरे ये जो राहुल गांधी का था पूरे इंडिया में वो चला था, लेकिन बिहार में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो इसका जवाब आपको मिलेगा बांका से। ठीक है, बांका से स्टार्ट हुआ, 1200 किलोमीटर तक ये बोध गया में जाकर संपन्न हो गया, मतलब खत्म हो गया। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है बिहार में अगर पूछेगा तो आपका किशनगंज। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के को सीधे उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए किस नदी पर 11.24 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका ये है, नदी का नाम है गंडक। गंडक बिहार और यूपी को जोड़ने का काम करेगा, और वर्तमान में लोहित नदी से है, और 9.15 किलोमीटर का है, और इसको जोड़ करके अब गंडक से 11.24 किलोमीटर का रहेगा, और ये इसका नाम दिया जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है,
और सबसे लंबी अभी तक। नेक्स्ट को इसके बाद ये बन जाएगी गंडक वाली जब ये तैयार हो जाएगी। बिहार के किस लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हो गया है? आपको पता है शरद यादव जो कि रह चुके हैं और 4 बार लगातार सांसद बने हैं, MP बने हैं, तो वो मधेपुरा से। कहाँ से? मधेपुरा। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1947, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और इनकी मृत्यु हुआ था 12 जनवरी 2023 को। ये नेता हैं, इससे रिलेटेड और फेमस नेता हैं शरद यादव, मधेपुरा से रहने वाले, तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने बता दिया। दिल्ली हाट की तर्ज पर बने मिथिला हाट का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तब मिथिला आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा बोला जाता है, जो बिहार के होंगे उनको पता है कि आपका दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, तो सबसे ज़्यादा बोला जाता है मधुबनी में। ये दूसरा तारामंडल केंद्र भी मधुबनी में बना है, और ये आपका CM नीतीश कुमार ने इनका उद्घाटन किया। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिहार के नए महाधिवक्ता कौन बनाए गए हैं? तो PK शाही नया महाधिवक्ता बनाए गए हैं। नेक्स्ट है बिहार के केंद्रीय संचयन परिषद सिपाही भर्ती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो SK सिंघल को बनाया गया है। सिपाही भर्ती के अध्यक्ष कौन है? तो SK सिंघल। बिहार में जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में कितने जिले को शामिल किया गया? तो 13 जिलों को। टोटल आपको पता है 38 जिला है, जिसमें से 13 जिलों को शामिल किया गया। फिर से बताते हैं, बिहार के में जैविक खेती समझते होंगे, यानी कि इसमें केमिकल का यूज नहीं होगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कि जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो सेकेंड फेज में 13 जिलों को शामिल किया गया था। और इससे पहले आपका बिहार में गंगा नदी आपको पता है 12 जिलों को कनेक्ट करता है, जो कि आपका पटना से 99 किलोमीटर तक। आपको पहला चरण में से 2019 से लेकर के 22 तक हुआ था। चलिए, उसमें 12 जिलों को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है 2022 में कितने पर्यटनों ने बिहार का भ्रमण किया था? तो कितने, यानी पर्यटन मतलब टूरिस्ट बिहार में कितने लोग आए थे और उससे कितना फ़ायदा हुआ बिहार को? तो कितने लोग ज्वाइन किए थे बिहार में 2022 में, सिर्फ लास्ट ईयर का। इस बार का आंकड़ा नेक्स्ट ईयर आएगा 2024 में, तो उसमें आंकड़ा था 2.54, यानी लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा। 2.54 करोड़ लोग बिहार में पर्यटन टूरिस्ट के रूप में लोग गए हैं। 2000 आप टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सा है आप ये इमेजिन कर लीजिएगा थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बाद में आप ज्वाइन कीजिएगा तो घूमने में फ़ायदा होगा। जैसे कि बोधगया हो गया, राजगीर हो गया, या पटना हो गया, कई चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2022 में बिहार के पर्यटन स्थलों में सर्वाधिक लोकप्रिय स्थान कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय स्थल बना है राजगीर। राजगीर इसलिए बना है क्योंकि वहाँ पर अभी रिसेंटली वहाँ पर कई चीज़ें बना है। मंगटा की प्रारंभिक राजधानी यहाँ पर मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी प्राचीन काल में हुआ करती थी। बोध गया बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के लिए। एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं, पटना में तारामंडल है और नालंदा का कुमारगुप्त। कई बार रिपीट कर दिया आज ही के डेट में, तो ये भूलना नहीं चाहिए आप लोग को। बिहार के किस गणितज्ञ को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपके आनंद कुमार को पद्मश्री से मिला है, बिहार का पद्मश्री। आनंद कुमार को सुपर 30 के जन्मदाता। नेक्स्ट मैथमेटिशियन। बानव बुट्टी साड़ी निर्माण से जुड़े बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री से पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है? तो आपका कपिल देव प्रसाद को मिला है। नेक्स्ट है पेपर मेसी कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वह है सुभद्रा देवी को। ये 90 ईयर की है, 90 साल की। आप कोशिश कीजिएगा उतना दिन जीने के लिए। नेक्स्ट है पटना में आयोजित, क्योंकि अभी खान पान और पॉल्यूशन जैसे देख सकते हैं, पटना में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार किस विभाग में मिलता है? तो आपको पंचायती राज विभाग में। फिर से बताते हैं, पटना में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार किस विभाग को मिला है? तो वो विभाग मिला है पंचायती राज विभाग। ठीक है, और इससे पहले जितने भी बिहार शिक्षक को हायर किया जाता था पंचायत मुखिया इसके बेसिस पर किया जाता था, उससे आप तर्ज पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 2023 में प्रकाशित निर्वाचक सूची के अनुसार बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो मतदाता टोटल है लगभग जनसंख्या तो 13 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन मतदान एक्चुअली वोटिंग करने जो जाते हैं उसकी संख्या है 7.58 करोड़, यानी 7.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। और जनसंख्या
है आपका विधानसभा में बता देता हूँ थोड़ा स्ट्रैटेजी के लिए। विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या है 243 जो कि 2025 में आएगा। उसी के तर्ज पर आपको अगस्त 2024 में वैकेंसी भी दिखेगा। अब कितनी आती है आने वाले टाइम में बता देंगे हम आपको। और विधान पार्षद है 75 और लोकसभा के लिए 40 और सबसे ज़्यादा यूपी में है 80 और बिहार में है 40। राज्यसभा के लिए टोटल सीट जो चुन के जा सकते हैं पूरे इंडिया के लिए 16 है। फिर से बता देते हैं, विधानसभा 243 243 और विधान पार्षद 75 और लोकसभा के लिए यानी एमपी 40 और राज्यसभा 16। चलिए बिहार जी के यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा कुछ। अगर बिहार जी के कवर करता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से संबंधित आएगा। कुछ समझ आया? ओके, चलिए आपको जैसे मैंने टास्क दिया था तो इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा, तो आप अपना म्यूट को अनम्यूट करने के लिए तैयार रहिएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। पहला टॉपिक है जिसको 2 से 3 बार मैंने कवर कर लिया था। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं आज और बाद में रिकॉर्डेड भी सुनेंगे तो उनको और फ़ायदा होगा। बताइएगा, संगठक जो भोजन बनाने के लिए हमें ये साइंस का 6 क्लास का है एनसीईआरटी से जो आपको मैंने दिया है उसी से। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसे संगठक कहते हैं, जैसे कि कच्ची सब्जियां हो गया, नमक हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया। बौद्ध खाद्य पदार्थों के स्रोत निम्न मैं आपको वन लाइन फॉर्म में बता देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन जहाँ पूछेंगे आपको बताना पड़ेगा। खाद्य पदार्थों के स्रोत कौन क्या है? जिन चीज़ों से हम भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। पौधे जैसे कि होते हैं, पौधे में आपका आ गया गेहूँ, धान, दाल, सब्जी, फल इत्यादि। जंतुओं में आ गया दूध, अंडा, मांस, घी, दही, पनीर, ये सारी जंतुओं से प्राप्त होती है। भोजन के रूप जो होते हैं पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है और जो उससे हम लोगों में ऊर्जा मिलता है जिससे के कारण हम बोल पाते हैं, खा पाते हैं और सो पाते हैं। इवन सोने में भी बहुत एनर्जी जाती है। नेक्स्ट है खाने योग्य भाग कुछ होता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं, जैसे कि किसी का हम तना खाते हैं, किसी का जड़ खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का हम पत्ता खाते हैं, फूल खाते हैं इत्यादि सारे खाने योग्य वाले भाग है। आलू का क्या भाग खाते हैं? कौन सा भाग खाते हैं? वो तना वाला भाग खाते हैं। अब क्वेश्चन बताइएगा, मूली का कौन सा भाग खाते हैं? अनम्यूट कीजिए। नहीं, जड़ खाते हैं, वो अंदर से हम तोड़ के खाते हैं। आप देखे होंगे, यही एक बार आप इमेजिन कर लीजिए, अगर आप गांव के होंगे तो इसे समझ सकते हैं। मूली जो होता है जड़ खाते हैं। लौकी का कौन सा भाग खाते हैं? लौकी फल खाते हैं, सही जवाब। और पालक, जिनके पास पीडीएफ है वो आप निकाल कर रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गलती करेंगे, रिवीजन करेंगे, 50 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, मेरा अधिकार बनता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लौकी है फल का, लौकी फल खाते हैं। पालक का क्या खाते हैं? पत्ता खाते हैं। पालक का साग कई लोग को अच्छा भी लगता है। सीताफल के फूल पकौड़े, सीताफल के फूल जो होते हैं उससे पकौड़े बनते हैं। सीताफल के पकौड़े बनते हैं। अंकुरन जो होता है बीज से शिशु पौधे को उगना, उसी को अंकुरन कहलाता है। अंकुरित किसको कहते हैं? अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है। देखते होंगे जब अंकुरित या चना या कुछ भी हम छोड़ देते हैं 3 से 4 दिन में वाइट कलर का एक तना निकलता है, उसे ही अंकुरित कहते हैं। अंकुरित चना सुबह में खास कर ब्रेकफास्ट में खाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है मकरंद। मकरंद क्या होता है? मधुमक्खी द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद यानी मीठे रस, मकरंद किसको कहते हैं? यानी मीठा रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती है जो बाद में शहद बन जाती है। मधुमक्खियाँ द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करती हैं और इसी मकरंद कहते हैं। ठीक है, इसको समझ गए होंगे ये ऑनलाइन फॉर्मेट में। और ये 6 क्लास का पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा देर में। बताइएगा, खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को 3 भाग में विभाजित किया गया है। एक तो शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया। और जो जंतु केवल पादप खाते हैं, यानी जो जैसे कि हिरन एग्जाम्पल में आ गया, हिरन, गाय, बकरी, ये घास फूस खाने वाला है तो इसको कहेंगे शाकाहारी। मांसाहारी कौन होते हैं? जो कि जंतुओं को खाता है। अब जो पहले आहार बन गया घास, घास को बकरी खाएगा, बकरी को बाघ खा लेगा, तो ये दूसरा आहार यानी तीसरे में आ जाएगा। जो जंतुओं को खाता है उसको कहेंगे मांसाहारी कहेंगे। एग्जाम्पल में आपका आ गया शेर, बाघ, लोमड़ी। सर्वाहारी किसको कहेंगे? जो जंतु और पादप दूसरे प्राणी दोनों ही खाते हैं, जैसे कि हम लोग आ गए, मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब लोग हैं सर्वाहारी। यानी हम लोग डबल मजा लेने वाले हैं कि हम कभी कभी घास फूस भी खा लेंगे और कभी कभी जंतुओं को भी काट के खा लेते हैं, जो कि गलत है। नहीं खाते हैं, चलिए अच्छी बात है।
ऐसे ही बहुत सारे हमारे प्रकृति ने इतना कुछ दिया है जो हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनकी जो स्वेच्छा है बहुत कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन है? सबसे अगर मुख्य स्रोत अगर माना जाएगा तो अगर कौन है तो वह पौधा और जंतु। अगर पौधा और जंतु नहीं रहेंगे तो उसके बाद हम लोग शायद कुछ ही साल जिंदा रह पाएंगे या कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी चीज़ है आसपास में इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, फल फूल लगाइए, और खुद का बनाए हुआ खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से पाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविधता है। अब नेक्स्ट अध्याय पर चलते हैं, उसका अध्याय का नाम है भोजन के घटक। टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, विटामिन ए बी सी डी सब कुछ आपसे पूछेंगे। रिवीजन हो रहा है जो लोग पहले दिन से ज्वाइन किए होंगे। सही बोल रहे हैं? चलिए, खाद्य पदार्थ। जी, खाद्य पदार्थ किसको कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक पदार्थ की कच्ची सामग्री से बने होते हैं, उसे हम पादप या जंतु कहते हैं। और पोषक किसको कहते हैं? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उसे पोषक कहते हैं। और पोषक तत्व क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। बोल दीजिएगा अगर कोई समझ वाले, क्योंकि साइंस है, अगर दोबारा रिपीट कर देंगे आपको समझा भी देंगे। अभी वन लाइनर फॉर्म आपको बता रहे हैं, ठीक है। पोषक तत्व किसको कहेंगे? जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, विटामिन होगा, खनिज लवणों का रहेगा, उसको पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होता है मंड या शर्करा के रूप में रहता है। और मंड का परीक्षण, शर्करा का परीक्षण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप देख सकते हैं या सॉरी सुन सकते हैं। आप एक बार इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पर भी जा करके आप डाउनलोड करके, या फिर आप रात में सोते समय सुन के जरूर सोइएगा, बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा जो अभी यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए, अगर क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो ग्लूकोज मत मारिएगा, कई लोग कन्फ्यूजन में मार देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है तो बता देते हैं। चावल है, गेहूं है, आलू है, शकरकंद है, मक्का है, पपीता है। क्या क्या मैंने बताया? कोई रिपीट करेगा? कार्बोहाइड्रेट के और पपीता, आलू, चावल, शकरकंद। जो बिहार के खास के लिए चावल तो छोड़ेगा कोई नहीं, एक टाइम तो जरूर खाते होंगे सबसे ज़्यादा। बिहार और बंगाल में चावल ज़्यादा खाते हैं, चावल और मछली। नेक्स्ट है चावल, गेहूं, आलू, फिर से बता देते हैं, 5-6 चीज़ है। इसी में एग्जाम्पल में आपको आएगा, हो सकता है ABC। इस बार ऑप्शन चेंज कर रहा है पैटर्न एग्जामिनेशन, तो आप ध्यान दीजिएगा, D ऑप्शन और E ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब कि एक से अधिक वाला नहीं रहेगा शायद, जो कि पेपर में मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, सिर्फ 4 ऑप्शन वाला रहेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी छोड़ के नहीं आएगा। पहले ही आप टिक लगा लीजिएगा बिंदु। एक पेज का क्वेश्चन में एक में 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, जैसे 5 से 6 क्वेश्चन में जितना भी बनेगा उसी समय उसको रंग लेना है, बाद में चाचा मामा ताऊ के लिए नहीं छोड़ना है, वो आपका काम है, आपको भरना है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से स्रोत है, तो आपका चावल है, गेहूं है, आलू है, शकरकंद है, मक्का है, पपीता है। प्रोटीन के बता देना चाहूँगा, ये बैगनी रंग का खाद्य पदार्थ में होता है, प्रोटीन उपस्थित रहता है, जितने भी बैगनी, एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, NCERT से उठाया हुआ है। प्रोटीन की आवश्यकता के लिए शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होती है। प्रोटीन कहाँ कहाँ की जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग से पूछ सकता है प्रोटीन किसके लिए जरूरत है, तो आपका शरीर की वृद्धि यानी विकास के लिए प्रोटीन किसकी जरूरत पड़ेगा, बच्चों लोग के लिए। शरीर किसका बढ़ेगा, अब हमारा नहीं बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा, बच्चों लोग के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा वो भी बताएंगे, स्रोत कहाँ कहाँ है वो आप एग्जाम्पल में, जिन लोग के बच्चे हैं उन लोग के लिए आप कोशिश कीजिएगा किसी तरह से बच्चे को फुसला के खिलाना है। कौन कौन से शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन हो गया, और जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर, ये सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ, दूध सबसे ज़्यादा। सोयाबीन अगर खाते हैं बच्चे तो ठीक है, कई चीज़ें ही नहीं खाएंगे इसमें, लेकिन इन सारी चीज़ों में कोई भी चीज़ें आपको डेली मात्रा में कुछ ना कुछ देना है बच्चों को। पादप से चना, जो मतलब कि अंकुरित चना जिसको कहते हैं, मटर हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, और मांस हो गया, अंडे हो गया, मछली हो गया, दूध, पनीर इत्यादि। वसा से हो गया कागज। वसा का परीक्षण कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा उसमें वसा है या नहीं, तो कागज पर अगर तेल का डब्बा प्राप्त हो तो उसे वसा उपस्थित होगा, इसे दर्शाया जाता है जा सकता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगा। वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कि पादप में मूंगफली हो गया, तिल हो गया, गिरी तेल हो गया, जंतु से अंडे प्राप्त होता है, मांस और
मछली, दूध, घी, मक्खन, ये सारे वसा का है। सबसे ज़्यादा फैट इसी से निकलेगा। अब कुछ एज होने के बाद ये सारी चीज़ें आप लेने के लिए कम मात्रा में कीजिएगा, लेकिन बच्चों को आप दे सकते हैं, बच्चों को काफ़ी ज़रूरत है वसा। लेकिन हम जो अराउंड 25 या 28 क्रॉस कर चुके हैं उस मात्रा को कम कर दीजिएगा। ज़्यादा घी, मक्खन, तेल ये सारी चीज़ें खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना है। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मूलतः 6 हम जानते हैं, और बी का बाइफरकेट करके 12 होता है। मूलतः कौन हो? ए, बी, सी, डी और ई, के। ठीक है, अब एक एक के बारे में जानते हैं। विटामिनों के समूह के लिए जो होता है, एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वही बी कॉम्प्लेक्स होता है B1, B2, B3, B6, ये आपको बता देंगे कभी किसी क्लास में अच्छे से। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में क्या हो, ये जो होता है विटामिन बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहता है। विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आँख को स्वस्थ रखता है। किसके लिए मजबूत रहता है विटामिन ए? त्वचा और आँखों के लिए। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। और नेक्स्ट है विटामिन सी, जो होता है रोगों से लड़ने में क्षमता देता है, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम। अभी कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा ध्यान गया नींबू पर। नींबू को तोड़ तोड़ के खूब आप लोगों ने यूज किया होगा, और नहीं किए होंगे तो न्यूज़ में कम से कम सुने होंगे आप लोगों ने। तो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम आपके किए भी होंगे। चलिए, कई लोगों ने तो ये ऐसा भी दिया था कि आँख में 2 बूंद डालिए, कहाँ नाक में डालिए, पता नहीं क्या करना। विटामिन सी रोगों से क्या करता है? लड़ने में क्षमता देता है, यानी अंदर जो फाइटिंग करता है, अगर कोई विटामिन कोई रोग घुसने की कोशिश करता है तो भगाने का काम करता है वो आपका विटामिन सी। नींबू को आपका दोस्त मान सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी है, हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश से उपस्थित होता है। सबसे ज़्यादा हमें विटामिन डी कहाँ मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। खनिज लवण है, अभी देखिएगा विटामिन सी डी लेने के लिए आपको ठंड के टाइम आने वाला है, सर्दी का टाइम आने वाला है, तो कोशिश करिएगा अर्ली मॉर्निंग में 12 बजे से पहले विटामिन डी ले लीजिएगा। वो फ़ायदेमंद होता है, उसके बाद का सिर्फ आपके शरीर को सुकून मिलेगा। नेक्स्ट है खनिज लवण क्या होता है? हमारे शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को खनिज लवण की जरूरत पड़ती है। खनिज लवण के जैसे कि स्रोत कौन कौन सा है? जैसे आयोडीन हो गया, अदरक हो गया और केकड़ा हो गया। फास्फोरस के स्रोत हैं, जहाँ फास्फोरस हमको प्राप्त होता है वो है दूध, केला, गेहूँ से। दूध, केला, गेहूँ, फास्फोरस। लोहे के स्रोत है पालक, सेब, यकृत यानी लीवर। अगर आप किसी का कलेजा खाते हैं, मेरा या किसी को नहीं खाइएगा, जानवर का, जैसे कि हो गया मुर्गी का। लोहे का आपको हाँ जी, हाँ, पालक खाइएगा, सेब खाइएगा, ये ठीक रहेगा लोहे का। कैल्शियम के स्रोत कौन सा है? दूध और अंडा हो गया। रुझांश, रुझांश से क्वेश्चन आता है, यानी जिसको इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। हमारे शरीर के आहारी रेशों एवं तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जैसे रुझांशों के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसको फाइबर के रूप में जानते हैं। और ये हमारे शरीर की जितनी भी रेशियाँ होती है, जल को आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे जो जिसे हम खाते हैं ना, और वो जाकर के छोटी आंत में रहता है, और वो छोटी आंत में उसको ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। इसी का फाइबर का काम करता है। ये फाइबर ही उसको एक कह सकते हैं ग्लूकोज यानी कि लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो रुझान के मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, यानी कि कच्चा फल, कच्चा कोई भी, जैसे कि दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल हो गया, सब्जियाँ हो गया। सबसे ज़्यादा ताजे फल और सब्जियाँ मिलता है फाइबर, रुझान जिसको कहते हैं हिंदी में। रुझान बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करता है। एक तो जूस बनाने का फॉर्मेट करता है, दूसरा चीज़ है छोटी आंत से बड़ी आंत में भेजने का काम करता है, और बड़ी आंत से हमारे गुदा से जितने भी चीज़ है अनवांटेड, जो कि मलमूत्र के रूप में इसको भेजने का काम करता है रुझांस। अगर आप किसी का रुझांस कमज़ोर हो गया तो देख सकते हो उसको पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाएगा, मतलब वो जो वेस्टेज चीज़ें है वो नहीं निकलेगा, और पेट में मलोड़ सा होगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा। इसी कारण से होता है। वो उन लोगों को सजेस्ट कीजिएगा फल, कच्चे, खासकर जो कच्चे ताज़े फल और सब्जियां यूज करें। नेक्स्ट चलते हैं और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आहार क्या होता है? सामान्यतः पूरे दिन में कुछ भी हम खाते हैं वो उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। इसे शरीर की आवश्यकता पड़ती है, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। चलिए बताइएगा इसमें संबंधित कुछ समझ आया, और आगे कंटिन्यू करें। लगभग 55 मिनट का रिकॉर्डिंग भी हो गया आप लोग का।
और कंटिन्यू करें। ओके चलिए अध्याय नंबर 4 पर जाते हैं, जंतुओं के समूह बनाना। ओके, किसी को बोर्ड या फिर नींद तो नहीं आ रहा है ना? अगर नींद आएगा तो क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे हम। चलिए चलिए अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। वस्तुओं के समूह बनाना यानी 5-10 मिनट और करेंगे, 9:30 तक करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे 18 मिनट और मैक्सिमम, ठीक है। चलिए, वस्तुओं के द्वारा बनाना समूह यानी वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर वस्तुओं की अनेक पदार्थ बनी है। इन सभी वस्तुओं की आकृति वर्ण कहलाती है, यानी गुण भिन्न भिन्न होते हैं हमारे चारों ओर। इसको 1 लाइनर फॉर्म में बता देते हैं तेजी से। और ये क्लास 6 का अध्याय नंबर 4 है। हमारे चारों ओर वस्तुओं की एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे कि कांच हो गया, धातु हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया इत्यादि। वस्तु किसको कहते हैं? एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है या एक ही वस्तु की कई पदार्थों से बनी होती है। पदार्थ किसको कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जिनका निश्चित आभार हो, द्रव्यमान हो, तो अवस्थान घेरता है, उसको पदार्थ कहते हैं। मैंने आपको कई बार बताया। पृथ्वी में पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, एक तो ठोस, द्रव, गैस। चौथा अवस्था मैंने बताया था प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टीन कम्बसेट कल के डेट में बताए थे। ठोस किसको कहते हैं बताएंगे नहीं, द्रव किसको कहते हैं नहीं बताएंगे, गैस किसको बताएंगे नहीं बताएंगे। अब बोलिएगा सर घमंड तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, इसको मैंने बता दिया और आप लोग को पता होगा इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। पदार्थों के गुण, किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों और उपयोगों की जाने वाले वस्तु को भोजन पर निर्भर करते हैं। कई चीज़ें जो रहेगा आप स्किप करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि NCERT SCT बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? यस नो मे बी, चलिए ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोमल पदार्थ किसको कहते हैं? वे पदार्थ, चलिए ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाए या अथवा खरोचा जाए उसको कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका रुई हो गया, कोमल पदार्थ आता है। वे पदार्थ संपीड़ित जिन्हें संपीड़ित किया जाता है यानी कंप्रेस किया जा सकता है, उसको कोमल पदार्थ कहते हैं। सॉरी, संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जैसे कि कठोर पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लोहा को हम कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तांबा, एल्युमिनियम और सोना थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये कठोर में आएगा, यानी कि कठोर पदार्थ। विलेय किसको कहते हैं? कुछ पदार्थ जल में विलेय हो जाता है, घुल जाता है उसको, जैसे कि पानी, नमक को मिला लीजिए तो वो नमक कुछ समय के बाद दिखेगा नहीं। पानी को चीनी में मिला दीजिए तो चीनी शायद नहीं मिलेगा, तो उसको विलेय कहेंगे, यानी तुरंत वो पूरी तरह से घुल गया। जैसे आप लोग हमारे इस ज्ञान की दुनिया में पूरी तरह से घुल गए, तो एक समय के बाद आएगा, हो सकता है 10 से 20 दिन के बाद, कि आप पूरी तरह से घुल करके A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया बन गए, और आप लोग उसके पार्ट भी शायद बन जाएंगे, और आप लोग का सिलेक्शन भी हो गया। तो आपको क्या हो गया? विलय हो गया। और कुछ लोग नहीं घुल पाएंगे, वो विलय होंगे। कुछ पदार्थ जल के बिल्कुल, देखिए हम आप लोग के साथ जितना मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ दुआ भी करते हैं, चाहे जिस भी भगवान को मानते हैं, कि सभी लोग का हो। और पिछले बार भी हुआ, ऐसा कि नहीं इस बार ही हुआ है, पिछले बार भी हुआ कई लोग का, और उसके प्रूफ भी मेरे पास रखा हुआ है। और कई लोगों ने वो खाली बोलना चाहिए, कई लोग बोलेंगे सर पैसे पैसे की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद सिलेक्शन लेने के बाद कुछ कई लोग, मैंने एक बार सिर्फ मजाक में बोला था वीडियो में आकर के, कि जिस तरह से अभी मैंने ग्रुप में ले रहा हूँ, उससे पहले भी ले रहे थे, कि जिन लोग का हो जाएगा मिठाई के लिए भेज दीजिएगा। तो कई लोगों ने नियुक्ति पत्र लेने के बाद फ़ोटो भेजा, उसके बाद जिसका जितना श्रद्धा रहा भेज दिया उन्होंने। चलिए आगे बात करते हैं। पारदर्शिता क्या आता है? पदार्थों का वह गुण जिसमें वह प्रकाश के स्वयं से पार जाने की अनुमति देता है, यानी मान लीजिए उसको पारदर्शिता कहते हैं। शीशा हो गया, सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, आपको यहाँ से दिखेगा तो ऊपर का पूरा दिखेगा, पारदर्शी है। इसको भी नहीं बताएंगे ज़्यादा, ऑलरेडी आप लोग को पता है। और पारदर्शी जिसमें सिर्फ वो पार नहीं दिखेगा, जैसे पेपर लकड़ी हो गया। पारभासी होता है जिसे थोड़ा थोड़ा दिखेगा, जैसे वाटर पेपर हो गया, मोटी कांच हो गया। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो एक लाइनर में बता देते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से आंशिक या रूप से डुबाई जाती है और उसके भार के कमी का आभास होता है, भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है, तो उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसके उपयोग निम्न तरह से हैं, जैसे कि लोहे की बनी छोटी गेंद पानी में डुबोया जाता है और बड़ा जहाज तैरता रहता है, क्योंकि जहाज जो होता है, जहाज द्वारा विस्थापित
किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। इसके कारण ही जहाज आर्किमिडीज सिद्धांत, बस ये याद रखिएगा सिंपल फॉर्मेट है, जहाज क्यों तैर पाता है, किस प्रिंसिपल के कारण तैर पाता है, किस सिद्धांत के कारण, तो आर्किमिडीज बाबा के सिद्धांत के कारण तैर पाता है। वो अध्याय 5 पर चलते हैं, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थ का पृथक्करण किस तरह से होगा, पहले उसमें शब्द आता है मिश्रण के बारे में परिभाषित कर देते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। हवा एक मिश्रण है, जैसे कि कई गैस इसमें मिले होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया हुए थे हवा में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कौन मात्रा रहता है, तो नाइट्रोजन कितना रहेगा, कितना परसेंट, 5%, 10%, कोई बताएगा कितना, 78% सही जवाब। ऑक्सीजन हाँ सही जवाब, 21 या 21 रखिएगा, 20 पॉइंट कुछ भी होगा, और बाकी के 1% में बाकी सारे तत्व आ जाएंगे। सबसे मेन सवाल था वही 78% नाइट्रोजन। नेक्स्ट है पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या है, तो पहले तो हस्त चयन यानी हाथ से चुन चुन को करते हैं, जो आप लोग करते भी हैं, और या निष्पादन करेंगे या अपसादन करेंगे या निस्यंदन करेंगे, और बाष्पन हो गया, नमक, इस तरह से। अभी ये बोलेंगे, ये शब्द का पूरा परिभाषित कर देते हैं, आप लोग को कई लोग को आता भी होगा, कई लोग को नहीं आता हो, तो सभी लोग को जान लीजिएगा। हस्त चयन क्या होता है, हस्त चयन वो होता है मिश्रित किसी भी मिश्रण से हानिकारक पदार्थ को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है, यानी कि उसको भगा दिया अपने घर से। जो इसे अगर हमारे ग्रुप में मान लीजिए कोई ऐसे लोग आए और सामाजिक तत्व, और इसी कारण से कभी कभी हम उसको ग्रुप को अनुमति कर देते हैं, मैसेज उसमें अलाउ नहीं करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ रहेंगे, तो उस असामाजिक तत्व को बाहर निकालने वाले कार्य को या रिमूव करने की घटना को ही कहेंगे हस्त चयन, हाथों से हम उसको बाहर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में गेहूँ, बायोलॉजी के टर्म देखते हैं, मतलब साइंस के टर्म में गेहूँ, चावल, दाल से पत्थर या भूसे को निकालना ही पृथक्करण करना आता है, ये आपका हस्त चयन विधि हो गया। थ्रेशिंग से भी यूज करते हैं, हम मशीन्स का भी यूज करने लगे, प्राचीन काल में हाथ से करते थे, और अब थ्रेशिंग का यूज करते हैं। सूखे पौधों की डंडियों को अलग मार मार के पृथक करने के थ्रेशिंग कहते हैं। निष्पासन क्या कहता है, निष्पासन वो होता है पवन या वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि को ही निष्पासन कहते हैं। जैसे कि किसान भूसे से अनाज को जिस विधि से अलग करता है उसी को निष्पादन कहते हैं। जैसे चालन द्वारा ही आटे से अशुद्धित द्रव्यों को अलग करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में रेत से कंकड़ या फिर पत्थर ये सारा निकालना चावल से, ये आपका चलाएगा निष्पासन का भी एग्जाम्पल। अपसादन किसको कहते हैं, किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थ हो के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अपसादन कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल सबसे मुझे याद आता होगा, पता नहीं आप लोग को याद आता होगा कि नहीं, भगवान बुद्ध की स्टोरी याद आता है कि जाकर के पानी लेकर के आओ, तो ये अपसादन का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके मेरे नज़र में आता है कि तो उनके शिष्य जाते हैं पानी लाने, और पानी देखता है गंदा है और वो नहीं लाते हैं, फिर आकर बोलते हैं ये तो गंदा पानी है, तो वो बोलते हैं कुछ टाइम के बाद जाओ, आधे घंटे के बाद जानते तो वो जितने भी मिट्टियाँ होती है, गंदी पदार्थ होती है, वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर एक स्वच्छ जल मिलता है, वहाँ से फिर जल ला करके पानी दे देते हैं। तो ये एग्जांपल सबसे सही है, आप याद रख सकते हैं, और भगवान या बुद्ध को भी याद कर सकते हैं। उनके निस्वार्थ और विवेचन और उनके सबसे बढ़िया ज्ञान आपको है, उनको भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका एग्जांपल जो बुक में दिया है उसको भी जान लीजिए, मैंने प्रैक्टिकल के साथ जोड़ा है थोड़ा। निस्तारण का, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण और कण तली में बैठ जाता है, जिसके कारण निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। जल में महीन कण को अलग करना, इसी को कहते हैं निष्यादन। किसको कहते हैं, निष्यंद किसको कहते हैं, मिश्रण अन्य पदार्थ से ठोस या द्रव को अलग करने के लिए विधि को निष्यंद कहते हैं, यानी इसमें ठोस और द्रव दोनों रहेगा। जैसे कि रेतीले जल में स्वच्छ जल को प्राप्त करना, रेतीले जल में, यानी आप देखते होंगे कहीं ऐसे हैं जहाँ से बालू प्राप्त होता है, जिस बालू को यूज करके हम ईंट पत्थर और दीवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो वो जो पीली रेत होती है वहाँ चलती हुई धारा से निकाल करके स्वच्छ पानी वहाँ पर मिलता है, उसको निस्यंदन कहेंगे। वाष्पन किसको कहेंगे, जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर के वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। ये आप डेली घर पर भी कर सकते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक हीट होगा तो थोड़ा सा 10-15 मिनट आप जल चढ़ा करके पानी चढ़ा करके सो जाइए, बड़ा अच्छा से पानी उड़ जाएगा। नेक्स्ट है नमक का निर्माण कैसे होता है, NaCl।
नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर के वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है और जब तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें से लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त होता है, NaCl। संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? जिस विलयन में कोई पदार्थ या और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। और विलय किसे कहते हैं? मैंने बता ही दिया, जो पदार्थ जल में घुल जाए, जैसे कि पानी और नमक। ये दोबारा रिपीट हो रहा है। किसी पदार्थ के विलय में गर्म करने पर तो उसमें और अधिक पदार्थ घुल जाते हैं। चलिए आज अध्याय 5 तक रखते हैं। कुछ MCQ आपको मैं बता देता हूँ, जो कि आपका किरण बुक से रहेगा, और ये पेज नंबर संख्या आपको बता देते हैं। कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकेंड। चलिए आगे बढ़ें या फिर इसको यहीं पर ड्रॉप कर दें। बाकी लोग भी अपना राय प्रकट कर सकते हैं। मेरा तो इच्छा है 10 मिनट हम कंटिन्यू करेंगे। आप सिर्फ सुनना है 10 मिनट, ठीक है? कोई जवाब नहीं देना है। रॉकेट के स्पीड से हम चलेंगे, कोशिश करेंगे रॉकेट के स्पीड। क्या चाहिए? हाँ 7 मिनट, इसलिए मैंने बोला था 7 मिनट और करूँगा, 30 में उसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए बताइएगा। ये रहेगा आपका टॉपिक है विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। ऑलरेडी मैंने बताया, इसको रिवाइज कर रहे हैं। जैसे कि एकॉस्टिक, ये ध्वनि से संबंधित है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, पूरा लाइन। एनाटॉमी, वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी, वह जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें से विज्ञान के विकास, रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, समझ गए होंगे, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी, खगोल पिंडियों का अध्ययन करने वाली है। और एरोनॉटिक्स हो गया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वायुयान से संबंधित अध्ययन करेंगे। एग्रोस्ट्रोलॉजी, घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर, वृक्ष यानी कि ये वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्चियोलॉजी, ये पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स से होता है नक्षत्र के भौतिक से संबंधित खगोलीय एवं खगोलीय विज्ञान से संबंधित है। और नेक्स्ट है बायोमेट्री, गणितीय विधि के द्वारा जंतुओं के अध्ययन से संबंधित है। आपका बायोकेमिस्ट्री, जीव विज्ञान के शरीर के रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन का संबंधित है। और बोटनी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। एंड आपको बता दिया सेरामिक्स होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन का अध्ययन करने से संबंधित है। एंड सेमेटोलॉजी, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। चलिए इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कुछ योग जो है आविष्कार, उसका आविष्कारक के जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका डॉक्टर एम एल चुरियन के द्वारा है। इलेक्ट्रिक इस्त्री है आपका, यानी जो हम लोग आयरन यूज करते हैं, HW सीली द्वारा। इस्पात का उत्पादन हेनरी बेसर द्वारा। एक्सरे का रोएंटजन। और कताई फ्रेम है आपका एसर रिसर्च अकर्डेंस। एंड कताई मशीन है आपका सैमुअल कांट। कताई जेनी है जेम्स हार्गिस। कताई की घड़ी है आपका कलाई की घड़ी जो आप लोग यूज करते हैं, हैंड वॉच वार्थलम्यूस मैन्युफैक्चरी है। कांच जो यूज करते हैं रंगीन आगस वर्ग द्वारा। कार जो यूज करते हैं निकोलस कुगनाट द्वारा। कार जो पेट्रोल वाला यूज करते हैं वो है आपका कार्ल वेंज द्वारा। अगर बाष्प वाला पूछेगा तो निकोलस कुगनाट। और नेक्स्ट है आपका कॉपर स्पीकर है आपका स्वीपर है आपका मैक्सवेल्स और बेसन द्वारा। नेक्स्ट है आपको बताते हैं जेट इंजन आपका सर फ्रैंक विल्टर द्वारा है। नेक्स्ट आपको पूछते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका मुंबई है महाराष्ट्र में। रिसर्च एंड रिएक्टर रिसर्च सेंटर आपका कलपक्कम तमिलनाडु में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी आपका गुलमार्ग हिमाचल प्रदेश में। केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है केगा कर्नाटक में। और नेक्स्ट है मद्रास एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है आपका कलपक्कम तमिलनाडु में। काकड़ा पाड़ एटॉमिक पावर है आपका काकड़पाड़ गुजरात में पड़ता है। नरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, आप लोग को नरोरा वाले पता होगा, यूपी वाले जितने भी लोग हैं। और एकमात्र सबसे ज़्यादा अच्छा है जी बिल्कुल। राजस्थान एटॉमिक पावर
आप नरोड़ा से ही हैं, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। कभी मिलेंगे आपसे अगर कहीं घूमना होगा तो। राजस्थान एटॉमिक पावर ओके जी। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है रावतभाटा कोटा में पड़ता है राजस्थान। इंडियन एयर रेयर अर्थ लिमिटेड है आपका अलवाई केरल में। यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है आपका सिंहभूम झारखंड में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है तारापुर मुंबई में। और नेक्स्ट है अंतरिक्ष विभाग के अधीन संस्थान है थुम्बा इनोवेटिव रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है थुम्बा केरल में पड़ता है। इसरो सैटेलाइट सेंटर है बेंगलोर कर्नाटक में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका अहमदाबाद गुजरात में है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान जो है श्रीहरिकोटा रेंज सेंटर है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है एपी। और आस्टर कंट्रोल फैसिलिटी आपका हासन कर्नाटक में है। विक्रम साराभाई सेंटर स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में पड़ता है केरल। और सबसे ज़्यादा साक्षर लोग यहीं पर हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कुछ संस्था के बारे में जानते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। सेंट्रल सोयल एंड वाटर कन्वर्सेशन रिसर्च सेंटर आपका ट्रेनिंग है देहरादून उत्तराखंड में। चलिए आपका 2 मिनट और है, बताते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव ऊर्जा के बीच में अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और नेक्स्ट है नेक्स्ट बताते हैं। इसमें कुछ यूनिट और डायमेंशन बता देते हैं 1 मिनट में। एम्पियर को विद्युत धारा में सुनाते हैं। ओम आपका है विद्युत प्रतिरोध का। म्यू आपका है विद्युत चालकता का। कैलोरी ऊष्मा का। किलो कूलम आपका विद्युत आवेश का। सेंटीग्रेड है आपका तापमान का। केल्विन है तापमान का। सेंटीमीटर है आपका दूरी का। क्यूरी है आपका रेडियो विखंडन का। रदरफोर्ड है आपका रेडियो विखंडन का। और डेसिबल है विद्युत तीव्रता का। डायोप्टर है आपका लेंस की क्षमता का। डायन है आपका बल का सीजीएस यूनिट है। अर्घ है आपका ऊर्जा का सीजीएस यूनिट है। जूल है आपका ऊर्जा का। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाभिक की ऊर्जा का। फैराडे विद्युत धारिता का। फर्मी आपका नाभिक की लंबाई का। ग्राम है मात्रा का। ग्राम ओके गैलन है आयतन का। गैस है आपका चुंबकीय प्रेरण का। हेनरी है प्रेरकत्व का। वेबर आपका मैक्सवेल जो आता है चुंबकीय फ्लक्स का। और शेड आपका चुंबकीय तीव्रता का। वाट है शक्ति का। वोल्ट है आपका विभवांतर का। किलोवाट है शक्ति का। हर्ज है आवृत्ति का। और शक्ति है शक्ति का। 1 हर्ज बराबर 746 वाट का बराबर होता है। मैक्सवेल आपका चुंबकीय प्रेरण का। मैक्सवेल नेक्स्ट है मैक्सवेल टेस्ला हो गया चुंबकीय क्षेत्र का। ये टेस्ला आया भी था। और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। ये क्वेश्चन TRE 1 में पूछा गया था आपका बॉयज के लड़कों के शिफ्ट में। वाट घंटा है विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा है विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट का। लुमेन है आपका 34 प्लस का। लस है प्रतिदीप्ति घनत्व का। फोटोन है प्रकाश की तीव्रता का। कैंडला है ज्योतिष की तीव्रता का। पास्कल द्रव का दाब का यानी प्रेशर। बार है आपका दाब का। 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। स्टोक है काइनेटिकल विस्फोटी का सीजीएस यूनिट है। पॉइज है आपका श्यांता का। लेवर्ट है आपका तीप्ति का। पाउंड है आपका मात्रा का FPS यूनिट है। और डायरेक्शन से ओजोन की परत की मोटाई के लिए। मोह है आपका कठोरता के लिए। कैंडल पावर आपको प्रदीप्ति दीप्ता के लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। और आपका टाइम भी 1 मिनट आपको ज्ञान देंगे, अगर लेने की इच्छा है तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो है ज्ञान, जैसे कि मैंने आपको 1 घंटे 1.5 घंटे का ही टारगेट बनाइएगा। पूरे दिन भर का जो आपको रूटीन भेजता हूँ, ये आप जब भी कहीं पर बैठते हैं, चाहे टेबल पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, बेड पर बैठ के मन नहीं पढ़िएगा। हालांकि ठंड का टाइम आ रहा है, मज़ा तो बेड पर पढ़ने में आता है, लेकिन पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, अलाउ इसको डिनाई कीजिएगा। टेबल पर बैठिएगा, 1 से 1.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का टारगेट लीजिएगा कि इस टॉपिक को कंप्लीट करके उठेंगे। उसके बाद गाना सुनेंगे या फिर खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, वो आपकी इच्छा है। लेकिन 1 घंटा ही टारगेट बनाना है कि इस घंटे में हमको ये 6th क्लास का या 7th क्लास का 8th क्लास का ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। छोटा छोटा टारगेट बनाइएगा तो पता चलेगा, बड़े टारगेट ईजिली हो जाएगा। कई लोग जो गलती क्या करते हैं कि मैं अभी से 120 का टारगेट लेके चलते हैं, 120 में 120 नंबर ले आएंगे, 150 में हम लैंग्वेज पेपर का भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना तो कोई एक भी नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं टारगेट लेकर 150 में 150 करेंगे, जो कि गलत है। आपको अभी 5-5 नंबर 10-10 नंबर का टारगेट लेकर चलना होगा। किस टॉपिक से ज़्यादा टॉपिक आ रहा है, जैसे कि अगर SST वाले हैं तो हिस्ट्री अगर उठाते हैं तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है वो आपका है मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद का।
उसी से संबंधित आपको ज़्यादा पढ़ना है और उसी को देखना है कि हम 1 घंटे में कितना कवर कर सकते हैं। जो भी नोट्स है, बुक्स है या किताबें हैं या फिर कहीं से भी देख रहे हैं, किसी का वीडियो भी देख रहे हैं यूट्यूब से, तो उसको 1.75 या 2 के स्पीड से देखना है और उसका कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना है जो आपको नहीं आता है। जो आता है उसको छोड़ना है, जो नहीं आता है उसको पढ़ना है। चलिए, इसी के साथ 2 मिनट मैंने ज्ञान दे दिया। जिसको यूज करना है कर सकते हैं, नहीं करना है कोई दिक्कत जी। बहुत बहुत है, मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया है। बीच में आपको जो जीडी करा रहे हैं उसी बहुत, कई लोग उतना भी नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। हाँ हाँ, वो बहुत, एक भाई ने मुझे कॉल किया कि सर मेरे पास मेरे फ़ोन में मेमोरी, क्योंकि 400-500 के एम बी का मैंने दिया था, तो उन्होंने बोला कि सर पीडीएफ भेज दीजिए। चलिए सर, पीडीएफ भेजने में पता है आपको कितना खर्चा लगेगा, और आपको कुरियर करेंगे और पीडीएफ करने में 5 से 4 5 हज़ार रुपये मुझे खर्चा होगा। अगर आप पे कीजिएगा तो बताइए, आपको तो मिल गया है 200 रुपये में या 149 में। आप अपना यूज कीजिए अपने अनुसार। आपको लगता है साइंस पढ़ना है तो साइंस का पीडीएफ निकाल लीजिए, अगर एसएसटी है तो एसएसटी का पीडीएफ निकाल लीजिए, बाकी को फ़ोन से पढ़ लीजिए। वो आपके अनुसार उसको फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। एंड कल के लिए आपको टारगेट, वेलकम जी, और कल के लिए आपको वेलकम वेलकम। कल आपको टॉपिक दे देंगे, वही आपको करना है, और धीरे धीरे छोटा छोटा टारगेट बनाएगा तो पता चलेगा 7 दिसंबर से पहले आप लोग को कई चीज़ें कई बार मैं आपको रिवाइज कर दूंगा यहीं पर। चलिए, और जिन लोगों को कोई टॉपिक के पॉइंट छूट गया होगा, तेज़ी से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि लगभग आपका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूँगा, अभी तो यूट्यूब पर जो डालूंगा आपको लिंक भेज दूँगा, वो 1 घंटे 16 मिनट का रहेगा। तो 1 घंटे 16 मिनट आपको टाइम नहीं देना है, उसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा 30 से 40 मिनट में रिवाइज करके सो जाना है बस। अगर इसको 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेते हैं अभी के टाइम में, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।